नमस्कार प्यारे साथी, मैं राहुल पालीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्यारी दोस्त, मैं आपको बता देता हूं हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे प्यारे साथी अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे और एक क्लास हमारी एसिड बेस और सॉल्ट पर हो चुकी थी। आज की हमारी अगली क्लास अम्ल और क्षार लवण पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए बात करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट पर हमने क्या पढ़ लिया था। तो मैंने एसिड के प्रकार आपको पढ़ाए थे, जैसे कि हाइड्रा एसिड क्या होता है, ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कि और भी कोई टाइप होते हैं क्या सर अम्ल के। तो देखो, बेस के तो प्रकार नहीं होते, लेकिन अम्ल के और भी कुछ प्रकार होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आइए हम उनको देखने का काम करते हैं। प्यारे साथी, यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो हमने पढ़ लिया था उसके आगे की अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो कुछ अम्ल के और भी प्रकार होते हैं। जैसे कि आपने दो चीज देखी होगी कि एक जगह पर आप देखते हैं कि भाई सांद्र अम्ल क्या होते हैं, क्या होते हैं, सांद्र अम्ल क्या होता है। ये वर्ड आप अक्सर सुनते हैं। और एक वर्ड आप सुनते हैं कि तनु अम्ल क्या होता है। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में आप पढ़ते हैं अक्सर। इंग्लिश में सांद्र अम्ल को है ना, याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। और एक को क्या कहा जाता है, फ्राइडे को दोस्त मेरी मैराथन थी, इस कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, मैंने आपको एक दिन पहले की क्लास में इन्फॉर्म नहीं कर पाया, उसलिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए, ठीक है, छुट्टी नहीं थी बेटा, है ना, आरआरबी एनटीपीसी की मेरी मैराथन थी। ठीक है, तो एनटीपीसी के लिए गागर में सागर मैराथन थी, इस कारण से आपकी क्लास नहीं ली थी। बाकी कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसमें आपकी मैं छुट्टी करूं, है ना, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको इनकी डेफिनेशन ही शुरू में बता दूं तो हो सकता है कि ये आपको समझ में ना आए कि सर ये क्या होते हैं, लेकिन मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं तो ये आपको तुरंत समझ में आएगा। आप ऐसे समझिए कि मेरे पास में यहां पर दो बीकर है, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों बीकर के अंदर मैंने यहां पर, प्यारे दोस्त, मैंने इसके अंदर 30%, है ना, 30 ml क्या डाला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है HCl। और 70 ml इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, तो दोस्त याद रखिएगा 70 ml के आसपास में मैंने इसमें पानी भरा हुआ है H2। और इसमें मैंने 90 ml क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, H2O डाला हुआ है। और 10 ml मैंने इसमें क्या डाला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है। अब देखो, सांद्र का मतलब ये होता है, सांद्र का मतलब ये होता है वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की, है ना, याद रखना अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। तो याद रखना वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा, अब इन दोनों की तुलना की जाए, वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम सांद्र कहते हैं। अब यहां देखो, यहां 30 ml के आसपास में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया, यहां 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के अंदर हमने मिला रखा है। अब इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो अम्ल किस में ज्यादा है, कि सर इस वाले में ज्यादा है, पहले वाले सॉल्यूशन में, तो ये आपका सांद्र हो जाएगा। और ये बचा हुआ आपका जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, तो याद रखना, है ना, याद रखना कि वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है क्या हो जाता है, तनु हो जाता है। तो भैया इसमें वह विलयन
जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, विलेय ज्यादा हो और मिलाने वाला विलयन की जो क्वांटिटी हो वो कम होती है। यहां पर विलायक कम होता है और एसिड की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। आप देखो यहां पर 70 है तो ये 30 है, दोनों मैंने 100 ml के रेशो में तैयार की, लेकिन ये 90 ml पानी जो था वो विलायक है और 10 ml क्या है, HCl। तो कहने का तात्पर्य ये है ना, कहने का तात्पर्य ये है दोस्त, याद रखिएगा यहां पर। हेलो, क्या आप वॉइस जो है, वॉइस की दिक्कत आ रही है? मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं। अब चेक करिएगा क्या आवाज मेरी प्रॉपर सुनाई दे रही है? अब मेरी वॉइस आपको प्रॉपर मिल पा रही है क्या? प्यारे दोस्त, अब मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच पा रही है? हेलो, क्या अब वॉइस ठीक है? अब वॉइस प्रॉपर आ रही है? ओके। देखो मेरा एक्चुअल में गला ठीक नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि रोज की तुलना में सर आपका आवाज जो है वो ऐसी आ रही है, तो मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है इस कारण से, है ना। स्वास्थ्य मतलब गला खराब है ना, सर्दी खांसी हो रही है इस कारण से, ठीक है। बाकी है ना, ये मत समझना कि वो सरसराहट आ रही है तो वो माइक की दिक्कत है, वो मेरे गले की दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो दोस्त याद रखना, सांद्र की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करें, तो हम उसे कहते हैं जिस विलयन में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है उसे सांद्र कहते हैं, और जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी जिस सॉल्यूशन के अंदर विलयन के अंदर कम होती है हम उसे तनु विलयन कहते हैं। तो ये वर्ड अगर आप बार बार पढ़ें कि कभी सांद्र आए कभी तनु आए, तो दोस्त याद रखिएगा, हम सांद्र कहें या तनु कहें तो दोस्त याद रखना, ठीक है। हम सांद्र कहें या तनु कहें तो दोस्त याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड को देखें सांद्र को देखें, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि ऐसा विलयन है जिसके अंदर अम्ल की मात्रा थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कभी कभी बिहार के अंदर वैसे बेसिक से प्रश्न ये देखने को मिल जाते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए मैंने एक अम्ल लिख दिया कि ये किस टाइप का अम्ल है, HCl लिख दिया, ये मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, तो हाइड्रोजन एटम की संख्या के आधार पर, है ना, एसिड के कौन से टाइप्स होते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें है कुछ नहीं, ये है इतनी सरल चीज कि आप देखते ही इसको पहचानना सीख जाओगे, लेकिन बस इसके बारे में एक बार पता होना चाहिए, क्लास में ही आपको ये याद हो जाएगा। जैसे आपसे मैं शुरुआती दौर पर यह कहूं कि HCl कौन सा है बताइए, उसमें हाइड्रोजन एटम के आधार पर हम किसे बांट सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, तो पहला आता है मोनोप्रोटिक अम्ल क्या होते हैं। पहले नंबर पर कौन आता है, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक अम्ल क्या होते हैं? अब देखो, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, इनमें सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, ओनली एक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आप उदाहरण के तौर पर समझिएगा, मैं HCl लिख देता हूं, ठीक है, मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिख देता हूं। अब ये जो एसिड आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, भाई HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं।
इसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होते हैं, ये दो चीजें आपको यहां पर सरलतम रूप में दिखाई दे रही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जब ये दो अम्ल आपने देखे तो यहां देखो इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है पूरे में के सर? एक है। तो एक है तो ये कौन सा एसिड हो गया आपका? ये मोनोप्रोटिक एसिड हो गया। कौन सा हो गया? अब जैसे आप H2SO4 बोलते हैं तो वहां पर कितने हो जाते हैं के सर? दो। तो ये डाइप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। तो नंबर 2 पर जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डाइप्रोटिक एसिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाइप्रोटिक अम्ल पढ़ेंगे। तो डाइप्रोटिक अम्ल की अगर मैं बात करता हूं तो नाम से स्पष्ट है, डाई का मतलब होता है दो। तो याद रखिएगा इनमें दो हाइड्रोजन होते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं? दो। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर आप यहां पर देख सकते हो H2SO4। क्या देख सकते हो? H2SO4, जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हो। हिंदी में भी आप इसे यही कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। और मैंने दो जगह पर इंग्लिश में हाइड्रोजन लिखा है, मैं इसका हिंदी नाम यहां साइड में लिख देता हूं। ठीक है, तो इसे हिंदी में भी हाइड्रोजन ही कहते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, ऐसे अम्ल जिनमें क्या होता है, दो बार हाइड्रोजन आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? डाइप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। इसी तरह से ट्राइप्रोटिक एसिड होते हैं जिनमें तीन हाइड्रोजन आएंगे। तो ये नाम से ही आपको स्पष्ट याद हो जाएंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक अम्ल, इनमें तीन हाइड्रोजन होते हैं। कितने होते हैं? तीन हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक एक दो दो ही एग्जांपल लूंगा, ज्यादा नहीं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर तीन किस्में हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, आपने एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा, CH3COOH। तो CH3COOH। अब देखो इसमें तो चार हो गए, ये नहीं होगा। और क्या ले सकते हैं? HNO3, उसमें एक होता है। H2SO4, CH3, हाँ। आप यहाँ पर H3PO4 ले लीजिए, फॉस्फोरिक अम्ल जिसे कहते हैं, है ना, H3PO4। H3PO4 इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। यहां देखिए, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन। तो तीन हाइड्रोजन जहां पर होते हैं उसे ट्राइप्रोटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइप्रोटिक। तो ट्राइप्रोटिक एसिड आपने समझ लिया कि वहां पर कितने होंगे। तो भाई ट्राइप्रोटिक एसिड हो गया, है ना। एसिटिक एसिड में क्या होते हैं? CH3COOH, भाई वहां चार हो जाते हैं। तो जहां तीन से ज्यादा होते हैं ना, देखो एक हाइड्रोजन हो तो उसे मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई। इसी तरह से एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो नंबर फोर्थ, पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली का मतलब क्या होता है? बहु, है ना। क्या होता है? बहु, या फिर आप यहां पर हिंदी में तो इसे यही लिखेंगे, पॉलीप्रोटिक। पॉली का मतलब होता है ना, अधिकतम, पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड की विशेषता यहां सिंपल सी बात है, हम एक लाइन में अगर इसे लिखना चाहें कि ये क्या हो सकते हैं, तो तीन से अधिक जहां पर हाइड्रोजन होते हैं। तीन नहीं, तीन से अधिक, मोर देन थ्री हाइड्रोजन।
इन्हें कहा जाता है पॉलीप्रोटिक एसिड। क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहें, तो CH3COOH। अब देखो 3 हाइड्रोजन यहां हो गए, 1 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 से ज्यादा होता है 4 के? हाँ सर, इसे ही आप एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। चलो, हमने अम्लों के प्रकार को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से जाना। देखो कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होता है कि भाई, जैसे यहां आपने ये देखा कि भाई इसका नाम HCl, पूरे पूरे वर्ड में हाइड्रोजन कितनी बार आया? कि सर 1 बार आया। तो आपसे ये पूछा जाए कि बताइए निम्न में से कौन, है ना, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि बताइए मोनोप्रोटिक अम्ल है। प्रश्न मैंने दे दिया कि बताइए कौन सा मोनोप्रोटिक अम्ल है। और मैंने ऑप्शन यहां पर आपको दे दिए, ऑप्शन नंबर A, B, C, D। HNO3, CH3, COOH, HCOOH, ठीक है, या H2SO4। अब इस तरह से प्रश्न बना के बताइए निम्न में से कौन मोनोप्रोटिक एसिड है। अगर आपसे ये पूछा गया कि मोनोप्रोटिक एसिड कौन सा है, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर आपने यहाँ पर 30 ml HCl लिखा है और 70 ml पानी लिखा है, तो बेटा मैं इन दोनों की तुलना कर रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पानी से ज्यादा अम्ल होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसकी तुलना अगर आप करोगे, इन दोनों की तुलना करोगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें से तनु कौन सा है, सांद्र कौन सा है। इन दोनों की तुलना करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ही सांद्र बनेगा, मैं इसकी तुलना करवा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए, है ना, वैसे 90% केस में ये जो विलायक होता है इसकी क्वांटिटी को कम रखा जाता है और एसिड की क्वांटिटी को ज्यादा रखा जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, मैंने ये यहां नहीं बोला कि विलायक से ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा ज्यादा होना इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां दो तरह के विलयन थे आपके, पहला और दूसरा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो पहली वाली कंडीशन में 30 ml HCl है, दूसरे वाले में 10 ml। तो किस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा है? पहले वाले में। तो ये क्या हो गया? सांद्र हो गया। इस वाले विलयन, विलयन का मतलब क्या होता है? विलयन में ऑलरेडी, विलयन का मतलब क्या होता है? कभी आपने विलयन को पढ़ा है अच्छे से? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो विलयन या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से मिलता है। तो यहाँ विलय आपका क्या हो गया? HCl, विलायक क्या हो गया? पानी, और इनसे बनता है विलयन। तो पहले ये तो ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, इसका जवाब आप क्या देंगे? बिल्कुल सही। ठीक है, देखो मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है, मैंने अभी पढ़ाया। मोनो का मतलब जहां एक हाइड्रोजन हो, है ना। डाइप्रोटिक मतलब 2 हाइड्रोजन हो, ट्राइप्रोटिक मतलब 3 हाइड्रोजन हो, ठीक है। और पोली का मतलब 3 से ज्यादा हो। अब देखो यहां पर, यहां 3 और एक 4 हाइड्रोजन हो गए, ये नहीं होगा। यहां 1 और एक 2 हाइड्रोजन हो गए, नहीं होगा। यहां 2 हाइड्रोजन हो गए, नहीं होगा। आपका आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। यही आपका यहां पर जवाब होगा, यही आपका यहां पर आंसर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये एग्जाम में आती है तो समझ लेना कि ये हमारा बंटा ढार करके जा सकती है। अब हम अम्ल के बारे में ही पढ़ रहे थे, अभी क्षार पढ़ना है हमें, है ना, लेकिन अभी हम अम्लों को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो कुछ प्रमुख अम्ल हैं, हम उनको पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं। तो आइए, प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं जो हमारी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड रह सकते हैं। सबसे पहले हम जिस अम्ल की बात करेंगे वो अम्ल कौन सा है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड।
आपने इसके बहुत सारे नाम सुने होंगे। सबसे पहले इसके नामों की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सर इसके और भी नाम है क्या? हाँ बिल्कुल, हिंदी मीडियम में अक्सर पेपर में यहां से पूछा जाता है कि बताइए सल्फर एसिड किसे कहते हैं। गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? तो गंधक के अम्ल के तौर पर हम किसे जानते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, हम सल्फ्यूरिक एसिड को या सल्फर एसिड को जानते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसे गंधक, गंधक का मतलब, क्योंकि यहाँ एस आया, एस का मतलब सल्फर होता है, तो इसे सल्फर एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फर एसिड। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। कि सर ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरह का ऐसा दिखता है, फेक ऑयल भी कहते हैं इसको, तेल की तरह दिखता है ना, हिंदी में नकली तेल, क्या कहते हैं? नकली तेल भी कहते हैं। तेल की तरह दिखता है, और अगर कोई व्यक्ति इसे तेल की तरह समझ करके इसके पास जाए तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, और अगर वो मान लीजिए इसमें हाथ डाल दे, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? तो दोस्त याद रखिएगा, उसका हाथ जल जाता है। इसीलिए इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल, फेक ऑयल या नकली तेल भी कहा जाता है ना। इसका एक नाम बहुत फेमस है ना, आपने अक्सर सुना होगा, तेजाब। तेजाब एसिड होता है, तो तेजाब भी इसे कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तेजाब ही कहेंगे। तो दोस्त याद रखना, तेजाब कहते हैं। बहुत ज्यादा केमिकल के रूप में उपयोग करने के कारण रसायनों का राजा कहते हैं। केमिकल, है ना, याद रखिएगा, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। तो रसायन का राजा कहा जाता है इसे, है ना, रसायनों का राजा कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा कहते हैं, है ना। और इसे क्या कहा जाता है? इसे अक्सर बैटरियों में सर्वाधिक उपयोग के कारण बैटरी एसिड भी कहते हैं, है ना। तो बैटरी का अम्ल किसे कहा जाता है? तो बैटरी का जो अम्ल होता है, क्योंकि बैटरियों के अंदर कौन सा एसिड होता है, जो आपके घर में इन्वर्टर वगैरह होते हैं उनमें एक एसिड पाया जाता है। आप नॉर्मली पानी डालते हो तो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है। तो उन बैटरियों के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर हम इसे जानते हैं। हम थोड़ी सी और यहां पर इसकी डीप बात करें, इसके बारे में और चीजें देखने का प्रयास करें, तो इसका पीएच पूछ लेते हैं। सभी एसिड के तो पीएच नहीं पूछते, लेकिन ये किंग ऑफ केमिकल है, लेकिन इसलिए इसका पीएच मान याद रखना, इसका पीएच 0 के पास, या 0 ही लिख लीजिए। कितना होता है? 0 होता है। अभी मैं सल्फ्यूरिक एसिड के आपको काम बताता हूं कि कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है। वो बड़े बड़ी इंडस्ट्री जहां इसका सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। फिर से समझना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की मैंने बात की, इसे सल्फर एसिड या गंधक का अम्ल कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में बच्चा कंफ्यूज होता है कि गंधक का अम्ल क्या है ना। इंग्लिश में तो वो सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड कर बैठते हैं, लेकिन जब गंधक वर्ड आता है तो हिंदी मीडियम का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किसकी बात कर रहे हैं, है ना। ऑयल ऑफ विट्रियोल, फेक ऑयल, नकली तेल इसे ही कहते हैं, तेजाब इसे ही कहते हैं, ठीक है। रसायनों का राजा किंग ऑफ केमिकल होता है, बैटरी एसिड होता है, पीएच 0 होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यूज या उपयोग कहां पर है इसके, तो उपयोग की बात कर लेते हैं। एक साइड में आप नीचे लिख लेना उसके, मेरे पास यहां पर नीचे जगह नहीं है, और मैं अगली स्लाइड पे इसलिए नहीं लेना चाहता, क्योंकि भैया एक स्लाइड पर एक एसिड कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया रहता है। क्या यूज है, क्या उपयोग है इसके? देखो भाई, पहला तो हो गया बैटरी के अंदर, कहां कर लिया? बैटरी में, ठीक है। बैटरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैटरी ही कहते हैं, तो मैंने हिंदी में बैटरी यहां लिखा है ना। अब बात करते हैं यहां पर और कहां किया जाता है, तो याद रखिएगा, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है, पेट्रोल उद्योग, कपड़ा उद्योग, यहां पर बड़े पैमाने पर करते हैं। तो कपड़ा उद्योग में, पेट्रोल उद्योग में इसका उपयोग इंडस्ट्री में इतना ज्यादा होता है कि इसे इंडस्ट्री अम्ल के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री एसिड के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि, है ना, ये चीज हम यहां पर ध्यान रख रहे हैं, बैटरी में, कपड़ा उद्योग में, पेट्रोल उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप यहां चीजों को इजीली ध्यान रखेंगे। अब मैं अगले एसिड पर आपको लेके चलता हूं। ठीक है, नंबर 1 पर हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4 इसका नाम होता है, गंधक का अम्ल कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल इसका एक नाम है, जिसका तात्पर्य होता है नकली तेल से, फेक ऑयल से, मतलब ये तेल के समान दिखता है। इसे तेजाब भी कहते हैं। रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिस्ट्री भी इसे कहा जाता है। ये सारी चीजें आपने यहां पर देखी। अब बात करते हैं अगले अम्ल के तौर पर। वेरी गुड। HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसे यहां पर कहा जाता है। इसके अन्य नाम में जो पहला नाम आता है, इसे क्या कहा जाता है? HCl हमारे पेट में पाया जाता है, इसीलिए इसे पेट का अम्ल या गैस्ट्रिक एसिड या स्टमक एसिड कहते हैं। तो गैस्ट्रिक एसिड, हिंदी में पेट का अम्ल। स्टमक एसिड, अमाशय का अम्ल भी हम इसे कहते हैं। इसका एक बड़ा फेमस नाम है जो पूछा जाता है कि बताइए किस अम्ल को म्यूरिएटिक एसिड कहा जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल जो है वो इसी का नाम होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 0.5 से 1.5 तक हो सकती है। पीएच बिटवीन 0.5 टू 1.5। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके बारे में अगर बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में अगर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो दोस्त याद रखिएगा वो यही होगा, वो यही होगा कि अगर, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे कराई जाए कि व्हाइट स्मोक, श्वेत धूम्र बनाए, है ना, धुआं बनाते हैं मूवीज वगैरह के सीन के लिए, तो इस अम्ल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। कि सर किसका उपयोग करते हैं, है ना, तो याद रखना श्वेत धूम्र या व्हाइट स्मोक बोलते हैं जिसको। तो श्वेत धूम्र या व्हाइट स्मोक इससे बनता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो दोस्त याद रखना HCl की क्रिया, HCl को रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। When HCl react with ammonia, it's form white smoke। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट करता है किसके साथ में? NH3 के साथ में, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, तो एक सफेद धुएं सा पदार्थ बनने लगता है। वही चीज दोस्त याद रखिएगा, उसे व्हाइट स्मोक या श्वेत धूम्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट स्मोक या श्वेत धूम्र के तौर पर हम उसे यहां पर जानते हैं।
तो ये श्वेत धूम्र कहलाता है। HCl की क्रिया NH3 अमोनिया के साथ कराने पर यह चीज देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, HCl रिएक्ट विथ अमोनिया। एक प्रश्न जो आपकी एग्जाम में आपका नंबर उड़ा सकता है, एक प्रश्न जो आपकी एग्जाम में आपका नंबर उड़ा सकता है दोस्त, याद रखिएगा वो क्या होगा। ठीक है, HCl गैस लिटमस को कैसा करती है, बताइए। HCl गैस की बात करते हैं, या लिटमस को कैसा कर देगी? लाल कर देगी, नीला कर देगी, बैंगनी कर देगी, क्या करेगी? HCl गैस लिटमस को कैसा कर देगी? ठीक है, सफेद धुआं उत्पन्न हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर HCl गैस लिटमस को क्या कर देगी? लाल कर देगी। आपके माइंड में यही आएगा। तो याद रखना, HCl गैस जो होती है, ठीक है, कैसा करती है? नो कलर, कोई बदलाव, है ना, रंग में कोई बदलाव नहीं होता। क्योंकि बेटा यहां पर गैस की बात की गई है ना, HCl गैस है, HCl गैस अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक गैस बोला है, अम्ल लिक्विड अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। आप वायुमंडल में कोई गैस है, उस गैस की लिटमस से लिटमस ऐसे कर लो उस गैस के अंदर, तो क्या कलर बदल देगा? भाई नहीं होता। ये गैस की बात कर रहे हैं, तो सर फिर ये HCl अम्ल कहां से आता है? ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, दोस्त याद रखिएगा, HCl गैस अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि लिटमस को क्या कर रही है, HCl गैस एसिड है ही नहीं भाई, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का मिश्रण है। तो सर हम ये कैसे माने कि अम्ल कौन होगा? तो दोस्त याद रखना, मैं देखो HCl जो होता है वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन एवं क्लोरीन गैस का जलीय विलयन, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का जलीय विलयन, जलीय मतलब पानी के अंदर जब मिलेंगे, लिक्विड अवस्था में होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक्वाटिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई अम्ल उसे नीला करता है, और अम्ल किस फॉर्म में होगा? लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो दोस्त याद रखिएगा, यहां पर अगर मैंने आपसे ये कहा कि हाइड्रोजन है ना, मतलब हाइड्रोक्लोरिक गैस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, तो भाई जब भी HCl गैस लिख दिया जाए, देखो एग्जामिनर हमेशा आपके दिमाग के साथ ही खिलवाड़ करेगा। खिलवाड़ क्यों?
क्योंकि उसे पता है कि सरल चीजें आपसे कैसे गलत करवाई जाएं। और अगर आप सरल चीजों को गलत करना सीख गए तो भाई साहब एग्जामिनर ऐसी चीजें बार बार देता है ना। ये चीज जब जब एग्जाम में आई, एसएससी में आई, रेलवे में आई, बच्चों ने हमेशा उसको गलत किया। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये लिटमस क्या होता है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा लिटमस क्या होता है, किससे प्राप्त होता है, कलर कौन सा किस में बदलता है। अभी मैंने इंडिकेटर आपको नहीं पढ़ाए हैं, संकेतक नहीं पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सब्र रखिए कि लिटमस क्या होगा। कभी माइंड में आ रहा हो, वैसे तो नहीं आना चाहिए है ना, लेकिन आ भी रहा हो तो मैं आपको इसे करवाऊंगा आगे की क्लास में। हमने दो अम्ल यहां पर बहुत अच्छे से पढ़े। अब इस दो के बाद में जो तीसरे की शुरुआत करने आपसे जा रहा हूं वो हम पढ़ लेते हैं HNO3 के बारे में, नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो चलिए तीसरे अम्ल की ओर मैं बढ़ता हूं। और तीसरा अम्ल जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा अम्ल HNO3 हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड की हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो इसका एक फेमस नाम है। इससे क्या कहा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, है ना। एक्वा फोर्टिस किसे कहते हैं, है ना, इसी का दूसरा नाम है एक्वा फोर्टिस। तो अदर नेम या अन्य नाम में हम इसे क्या कह सकते हैं, एक्वा फोर्टिस। हिंदी लिख देते हैं। एक्वा फोर्टिस कहते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, रसायन उद्योग के अंदर इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से बड़े पैमाने पर जाना जाता है। जब भी किसके निर्माण की बात होती है दोस्त याद रखिएगा, है ना, किसके निर्माण की बात होती है, हाँ, इसके बम बनाने की, तब इसे या तो एक्वा फोर्टिस बोलते हैं या स्प्रिट ऑफ नाइट्रेट बोलते हैं। तो स्प्रिट ऑफ नाइट्रेट भी किसे कहा जाता है, स्प्रिट ऑफ नाइट्रेट। इसका एक और नाम भी है स्प्रिट ऑफ नाइट्रेट। जैसे आपके होते हैं ना घर में, कोई गोलू कहता है, कोई मोलू कहता है, तो दोस्त याद रखिएगा इसे स्प्रिट ऑफ नाइट्रेट भी कहा जाता है। तो स्प्रिट ऑफ नाइट्रेट के तौर पर हम किसे जानते हैं, HNO3। HNO3 का ही नाम क्या था, नाइट्रिक एसिड, इसे ही क्या कहते हैं, एक्वा फोर्टिस कहते हैं। अब बात ये आती है, ठीक है, कि भाई इसका यूज कहाँ होता है। तो सबसे मेन चीज ध्यान रखना, एक हमने इसके पहले पढ़ा उसको, ठीक है, जिसके हम क्या कहते हैं HCl, और एक ये वाला जो हम नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे हैं, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं अम्लराज या एक्वारेजियल। हम वो अलग से पढ़ेंगे हालांकि, है ना। तो सबसे पहला यूज या उपयोग इसका क्या होता है, तीन उपयोग मेनली मैं इसके पढ़ाऊंगा। पहला, क्योंकि नाइट्रिक है, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में उपयोग होता है इसका, तो उर्वरक निर्माण, फर्टिलाइजर फॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन बेस्ड जो उर्वरक होते हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, विस्फोटक निर्माण, एक्सप्लोजिव जो होते हैं, इन एक्सप्लोजिव, है ना, जो विस्फोटक होते हैं उन विस्फोटक को बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए।
ये 2 पॉइंट तो इसके बेसिक हो गए। तीसरा, अम्लराज या एक्वारेजिया को बनाने में फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। ठीक है, एक पॉइंट इसका मैं स्टार लगाकर आपको अलग से बताता हूं, वो इसका उपयोग नहीं है, लेकिन कभी कभी जब लेवल बढ़ाना होता है, ठीक है, लेवल हार्ड करना होता है, तो जैसे प्रश्न ये पूछ लिया, नाइट्रिक एसिड को किस वेसल में, किस पात्र में स्टोर किया जाता है, तो भाई कंफ्यूज हो गए। हर किसी बर्तन के अंदर नहीं रख सकते इसको, कांच के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि कांच को कुछ समय बाद ये गला देगा। हालांकि कांच को गलाने के लिए मुख्य रूप से एक एसिड उपयोग करते हैं, वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, HF होता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर यह आती है, तो फिर इसको किस में स्टोर रखते हैं, तो याद रखना एल्यूमिनियम के बर्तन में इसे एल्यूमिनियम के पात्र में रखते हैं। स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम वेसल, तो एल्यूमिनियम का जो वेसल होता है, जो पात्र होता है, उसके अंदर इसको रखा जाता है। अधिकतर एसिड को कांच में रखते हैं, इसे नहीं रख सकते कांच में, ये कांच की लंका लगा देगा। तो स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम वेसल, एल का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम से होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम वेसल, एल्यूमिनियम वेसल के अंदर हम किसे रखते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा HNO3 को, नाइट्रिक एसिड को। इसके प्रश्न इससे बाहर नहीं जाते हैं, मैं आपको हर एक वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जो किसी भी एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मुख्य रूप से आपकी 2 एग्जाम, अगर आपने ये वाला केमिस्ट्री यहां पर पढ़ लिया, तो दोबारा से दरोगा के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी भी, कभी भी अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, अब नंबर 4 पढ़ते हैं। सर नंबर 4 क्या है? नंबर 4 पर अम्लराज पढ़ते हैं। अम्लराज एक्चुअल में कोई अकेला अम्ल नहीं है। एक्वारेजिया, शाही पानी, ये सब इसी के नाम है। देखो, जैसे 118 तत्व हैं, उनमें अधिकांश धातुएं होती हैं कि जी भैया। अब वो अधिकांश जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं की अगर बात की जाए, जैसे कि सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्लेटिनम, चांदी, हम इन्हें नोबल मेटल कहते हैं। कि सर नोबल मेटल का मतलब, नोबल धातु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में नोबल मेटल कहते हैं। नोबल धातुएं वो होती है जो नॉर्मली किसी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती, किसी एसिड के साथ क्रिया नहीं करती, उन्हें नोबल मेटल कहा जाता है। तो एक ऐसा अम्ल का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया, जिसे हमने क्या कहा, है ना, याद रखिएगा, एक्वा रेजिया कहा। क्या कहा? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है भैया, इसे ही हिंदी में अम्लराज या शाही पानी कहा जाता है। ये जो मिश्रण होता है, इसमें 2 अम्ल होते हैं, है ना। एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। इंग्लिश में भी इसे एज इट इज लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HCl, इसका होता है HNO3।
तो ये हाइड्रोक्लोरिक हो गया, ये HNO3 हो गया, इन दोनों का मिश्रण होता है वो। इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो दोस्त याद रखना एक रेशो यहां पर निकलकर हमारे सामने आता है। अगर आप 3:HCl का और 1 इसका लेते हैं HNO3 का, मतलब 75% आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए और 25% आप नाइट्रिक एसिड लीजिए। इस अनुपात में अगर इनको मिलाएंगे, जैसे आप 100 ml बनाना चाहते हैं एक्वारेजिया, तो 75 ml आपको HCl लेना होगा और 25% आपको HNO3 लेना होगा। अगर इस अनुपात में, इस रेशो में आप इनको मिलाते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा क्या बन जाएगा, अम्लराज बन जाएगा, एक्वारेजिया बन जाएगा। अब ये कौन उपयोग, यूज कहां होता है इसका? तो आपने स्वर्णकार का नाम सुना होगा, जिसे ज्वेलर्स भी कहते हैं, सोनार भी कहते हैं। तो जो स्वर्णकार होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, जो सोने का काम करने वाले होते हैं, आभूषण बनाने वाले होते हैं, गोल्ड या सोने को घोलने, डिसॉल्व करने में, सोना किसी भी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता सिवाय अम्लराज के, सिवाय अम्लराज के, एक्वारेजिया के। तो अम्लराज एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसी चीज है दोस्त याद रखिएगा, जिसमें मुख्य रूप से सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुएं इजीली घुल जाती है। मुख्य रूप से सबसे प्रमुख कौन सी होती है, तो दोस्त याद रखिएगा वो आपकी गोल्ड होती है, क्योंकि सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी के साथ सरलता से नहीं घुलता, इस कारण इसका उपयोग यहां पर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। भले 10 क्लास ज़्यादा लगे, ठीक है, मैं पहले ये सोचता था कि शायद नाइट्रिक को मैं हिंदी नहीं लिखूं, लेकिन मैं हर एक शब्द को अब हिंदी लिखा करूंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मेरी कही हुई बातों का आपको इतना बुरा लगेगा, बिहार का मजाक उड़ाया मैंने, ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। किसी बच्चे को ये लगा हो कि नहीं सर बिहार का आपने मजाक उड़ाया, ये उड़ाया, मतलब वहाँ मैंने शब्दावलियाँ देखी तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, एक हंसी मजाक करते हुए जो पढ़ाना चाहिए शायद वो मैंने गलत कर दिया। अब हम सीधा पढ़ेंगे, हर वर्ड को हम इसी तरह से लिखेंगे, एक एक हिंदी लिखता जाऊंगा। 10 क्लास ज़्यादा लगी कोई बात नहीं, वही चीज़ 3 बार लिखनी है, मैं लिख दूंगा, ठीक है, 2 बार समझा दूंगा। और रही बात तो लाइव डाइट जो डाउट्स हैं वो सिर्फ इतने कि भाई क्लास में वॉल्यूम सही है या नहीं, वो चीज़ हम देख लेंगे। आपके जो डाउट्स हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में दीजिएगा, हम वहीं पर उन्हें लेंगे, चलती क्लास में मैं नहीं लूँगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं इसके आगे के पोर्शन के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।